हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी आर्टिकल पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। हमने पिछले लेक्चर में पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ तक हमने कर लिया है। आज हम कवर करेंगे आपका पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। और पार्ट 3 के कुछ आर्टिकल थे जो मेरी वॉइस की वजह से पूरे नहीं हो पाए थे, जो मैं पार्ट 3 के कुछ आर्टिकल्स को आज करूँगा और पार्ट 4, पार्ट 5 को भी कंप्लीट कर लेंगे कुछ हद तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ आप तो नोटिफिकेशन पहले पहुँच सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। बात करते हैं पार्ट थर्ड के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 31A-B-C। जो ये 31A-B-C आपके डील करते हैं सेविंग ऑफ द सर्टेन लॉ। क्या होता है ना, देखो कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो आपके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम उनको इन्फोर्स नहीं करवा सकते हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर। ये मतलब कुछ एक्सेप्शंस मान जाते हैं फंडामेंटल राइट के अंदर, आर्टिकल 31A-B-C। तो पढ़ते हैं आर्टिकल 31A। ये कहता है सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ ईस्टेट एक्सेट्रा। अगर इंडिया किसी दूसरी कंट्री पर जाकर कब्जा करती है, जैसे कि हम POK और अपना गिलगिट बल्टिस्तान वापस लेते हैं, तो हम अपने उस एरिया में अपनी कंट्री के जो भी लॉज हैं उसको वहाँ पर अप्लाई करेंगे, ऐसा कहता है आर्टिकल 31A। 31B कहता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट और रेगुलेशन। कुछ ऐसे एक्ट और रेगुलेशन होते हैं जो सर्टेन इंडिविजुअल जैसे कि आर्म फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं और वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कुछ फंडामेंटल राइट को, वो आपके आते हैं आर्टिकल 31B के अंदर। आर्टिकल 31C कहता है कि सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसने बात करी है कुछ लॉज की, मतलब कि जो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत बनाए जाते हैं, मतलब ऐसे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो सुपीरियर रखे गए हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर और उनको हम इन्फोर्स करवाते हैं जाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। मतलब जैसे अगर नॉर्मली देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, पर कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो जो अमेंडमेंट 42 की तरह इंसर्ट किए गए, कहा गया इनको हम इन्फोर्स करवा सकते हैं। ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शंस हैं 31C के। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको कहा था कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हार्ट एंड सोल कहा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अंदर आता है आर्टिकल 32 से। इस आर्टिकल 32 कहता है रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इस पार्ट के अंदर जो भी आपके फंडामेंटल राइट गिवन है उनको इन्फोर्स करवाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। और उसकी इस केसेस में जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं इशू करते हैं आपके रिट्स कितने टाइप की होती है। रिट्स होती है आपकी 5 प्रकार की। एक तो प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस, मैंडमास और क्या सर्चरी और क्यों वारंटो। ये सबको मैं डिटेल में स्टडी करूँगा जब मैं पॉलिटिकल लेक्चर लूँगा। ठीक है ना, आप जुड़िए रहिए मुझसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं जल्दी ही लेक्चर लेकर आने वाला हूँ। ठीक है ना, और आगे चलते हैं। आगे बात करता है ये आर्टिकल 34 की। आर्टिकल 34 कहता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ, सॉरी 30 में माफ़ करना, तो 33 पढ़ना था। चलो 33 पढ़ते हैं। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द पार्ट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस। ठीक है ना, इसने कहा पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकता है राइट को, है ना, अपनी किसी भी जो लॉ बना है उसको फोर्स में लाने के लिए। ठीक है ना, आर्टिकल 34 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन द फोर्स इन एनी एरिया। अगर देश से किसी भी एरिया में मार्शल लॉ लगा है तो हम कुछ पार्ट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है ना, उस एरिया में। तो ऐसा मेंशन है आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 35 कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट में जो दिए गए प्रोविज़न हैं उनको हम लेजिस्लेट कर सकते हैं, ऐसा मेंशन है आर्टिकल 35 के अंदर। अब आते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डील करता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। ठीक है ना, चलो उसको पढ़ते हैं। आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो मेंशन है आपके पार्ट 4 के अंदर, पहला है आपका डेफिनेशन। आर्टिकल 36 के अंदर डेफिनेशन है। पहले मैं आपके लिए एक सवाल है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं, जो ये मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसको आप ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है DPSP से बोलते हैं, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिया गया है। ठीक है ना, आप बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे। तो अब पहले बताते हैं DPSP है क्या। DPSP जो स्टेट पॉलिसी मेकर है उनको ऐसा प्रिंसिपल और डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, एक तरह डायरेक्शन देने का काम करते हैं DPSP स्टेट पॉलिसी मेकर्स को।
ठीक है ना। ये 36 से लेकर 51 तक आते हैं। मैं बता देता हूँ 36 से लेकर 51 पढ़ते हैं इनको वन बाई वन। आर्टिकल 36 आपका, आर्टिकल 36 ये जो दे रखा है आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 36 जो मैंने अभी आपको बताया है वो वाला 36 आपका बताता है डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी डेफिनेशन आपको आर्टिकल 36 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल 37 ऐप बताता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट। इस पार्ट के अंदर जितने भी इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल जितने भी हैं उनको कैसे लागू किया जाए, मतलब उसके प्रिंसिपल को कैसे लागू किया जाए, इसके लिए मेंशन है आर्टिकल 37। आर्टिकल 38 बताता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, जो इंडियंस पीपल हैं उनके वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए स्टेट को अधिकार देता है DPSP वो सिक्योर करें सोशल ऑर्डर को, ऐसा मेंशन है आर्टिकल 38 में। 39 कहता है सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कुछ ऐसे प्रिंसिपल और पॉलिसीज़ हैं जो स्टेट द्वारा फॉलो किए जाएंगे, मेंशन आर्टिकल 39। 39A कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब एक समान न्याय और आपको फ्री लीगल एड दी जाएगी, आर्टिकल 39A कहता है। 40 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 40, काफ़ी एग्जाम पूछा जाता है, आप इसको याद रखना। आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, ठीक है ना, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात कह रहा है 40 में। 41 कहता है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक एग्जिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको पब्लिक सही, मतलब कि पब्लिक असिस्टेंस यानी कि सहयोग देना पड़ेगा अपनी पब्लिक को, और दूसरा उनके काम का और एजुकेशन का अधिकार भी देना होगा आर्टिकल 41 के तहत। 42 कहता है प्रोविज़न ऑफ अ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 42 के तहत आप जहाँ काम करते हो लाइवलीहुड के लिए, वहाँ पर आपके काम करने की जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, वहाँ पर इनह्यूमन नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहता है। और आपको जो महिला वर्कर हैं जो काम करती हैं उनको मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए एज़ पर द आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 डील करता है लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर। जितने भी लिविंग वेजेस से जुड़े हुए कानून हैं, प्रोविजंस हैं, वो आपके मेंशन है आर्टिकल 43 के अंदर। आर्टिकल 43A कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में वर्कर के पार्टिसिपेशन को डील करता है आर्टिकल 43A। 44 डील करता है UCC को, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन के यूनिफॉर्म सिविल कोड को डील करता है आर्टिकल 44, ठीक है। चलते हैं आगे। आर्टिकल 45 बताता है, ये वाला आर्टिकल 45 है, ये बताता है आपका प्रोविज़न ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। जो 6 साल से कम के बच्चे होते हैं कम उम्र के, उनकी एजुकेशन, उनकी चाइल्डहुड केयर के लिए जो प्रोविज़न है वो मेंशन है आर्टिकल 45 के अंदर। 46 कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। इसमें कहा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ जो प्रावधान है यानी प्रोविजंस मेंशन है आर्टिकल 46 के अंदर। आर्टिकल 47 कहता है ये ड्यूटी है स्टेट की कि ये लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इन्हांस करे, और साथ के साथ जो लो पब्लिक हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करने को भी देखे। ये आपका बताया है 47, ठीक है ना। आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48A में डील करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये बात करता है आपके एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को लेकर। ये कहता है कि आपको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, और अगर एनवायरनमेंट डैमेज हो चुका तो उसको इम्प्रूवमेंट करना होगा, और साथ के साथ जो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी कंटेंट आता है जैसे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, उनको भी सेफ गार्ड करना होगा, उनको बचाना होगा एज पर आर्टिकल 48A। 49 आर्टिकल्स कहता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। ये बात करता है आपके क्या कहते हैं, ये बात करता है आपके प्रोटेक्शन एंड सॉरी, मतलब कुछ ऐसे मोन्यूमेंट हैं या ऐसे प्लेसेस या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी नेशनल इम्पोर्टेंस है उनको प्रोटेक्ट करने को लेकर आर्टिकल 49 बना है। आर्टिकल 50 डील करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 49 कहता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग रहना चाहिए, सेपरेशन की बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51
कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए, ऐसा मेंशन है आर्टिकल 51 में। फिर हम बात करते हैं पार्ट 4A। पार्ट 4A के अंदर आता है आर्टिकल 51A, जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी 11 है ना। अब हम जब पॉलिटिकल लेक्चर पढ़ेंगे तो हर एक को 1 बाई 1 हम इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। जो चीज़ मैं सिर्फ केवल यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा पार्ट किस चीज़ को डील करता है और कौन सा आर्टिकल किस चीज़ को डील कर रहा है। इसकी जो एक मतलब कि डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि फंडामेंटल राइट में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन थी, इसके लिए मैं आपको पॉलिटिकल लेक्चर लूँगा और उसमें आपको डिटेल वाइज बताऊँगा हर आर्टिकल्स में कौन कौन सा आर्टिकल कब बनाया और कब कब इसका अमेंडमेंट किया गया, बदलाव किया गया आर्टिकल्स में, ठीक है। चलते हैं आगे। आर्टिकल पार्ट फिफ्थ क्या है कि ये यूनियंस के लिए है और इसको ये थोड़े बड़े बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर, तो इसको अलग अलग चैप्टर में तोड़ा गया है, ठीक। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, पार्ट 5 को। वैसे सारे चैप्टर ही यूनियन के अंदर है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव, और उसका सब पार्ट है द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि ये है द एग्जीक्यूटिव और एक है आपका ये प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। इसके लेकर आज हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, मतलब हमारे देश में प्रेसिडेंट होने चाहिए, ऐसा मेंशन आर्टिकल 52। 53 के अंदर है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो आपका यूनियन है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर क्या होगी, ये मेंशन है आपका आर्टिकल 53 के अंदर, ठीक। आगे चलते हैं। आगे कहता है 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर जो प्रोविज़न है वो सब मेंशन है आपके आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 55 है मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन करने का तरीका क्या, मैनर क्या है, ये मेंशन है आर्टिकल 55। आपको एक चीज़ याद रखनी है, 54, 55 में आपको घुमा सकता है। 55 में बता रखा है मैनर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन करने का मैनर क्या, तरीका क्या है, और 54 में बताया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इलेक्शन किया जाएगा प्रेसिडेंट कैसे कैसे, ये आपका मेंशन है 54 में। तो ठीक है, 54, 55 को थोड़ा ठीक से पढ़ना, इसमें घुमाता है। आर्टिकल 56 मेंशन करता है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऑफिस की क्या टर्म है, ये मेंशन 56। 57 में है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, री इलेक्शन की क्या एलिजिबिलिटी है। 58 के अंदर मेंशन है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने की क्या क्वालिफिकेशन, एक प्रेसिडेंट में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसको इलेक्ट करने में, ठीक है। 59 कहता है कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंशियल ऑफिस की क्या कंडीशन है, मेंशन है आर्टिकल 59 के अंदर। आर्टिकल 60 बताता है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट द्वारा जो ओथ ली जाती है, जो आपकी शपथ ली जाती है, उसके लिए मेंशन है आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 61 कहता है प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को उसकी पोजीशन से इम्पीच करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर यूज़ किए जाएंगे, इसके लिए आपका मेंशन है आर्टिकल 61। इसकी मैं डिटेल स्टडी करूँगा, पॉलिटी के अंदर काफ़ी पूछा जाता है आर्टिकल 61 को लेकर। 62 बताता है टाइम्स ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, ठीक है ना। इसमें बताया है अगर जब आपका एक प्रेसिडेंट का कार्यकाल खत्म होगा तो दूसरा प्रेसिडेंट आपको चुना जाना, कितने टाइम यानी कितने अंतराल के बीच आपका दूसरा प्रेसिडेंट चुना जाएगा, और जो आपका चुना गया प्रेसिडेंट है उसका कितना टर्म है, कितना मतलब कितना टाइम तक वो होल्ड करेगा ऑफिस को, ये भी सब मेंशन है आपका आर्टिकल 62 के अंदर, ठीक है ना। आर्टिकल 63 बताता है हम 63 है आपका दे रखा है मेंशन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश में होना चाहिए, ऐसा मेंशन है आर्टिकल 63 के अंदर। 64 कहता है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट यानी अपर हाउस राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आपका एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसीज इन हिज ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें कहा गया है जब आपका प्रेसिडेंट एब्सेंस रहे हाउस से, जब प्रेसिडेंट आपको उपस्थित ना हो हाउस में, वैकेंट हो, उस केसेस में आपका वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा आपका प्रेसिडेंट की तरह। प्रेसिडेंट का हाउस कब मेंशन हो सकता है, अगर फिर उनकी आपके प्रेसिडेंट की ऐसे कोई वैसे अकस्मात मृत्यु हो जाती है, या फिर आपके प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है, इसी बीच में अगर दूसरा प्रेसिडेंट चुना जाए उसके बीच में जो कुछ पीरियड होता है ना, उसके लिए उस समय वाइस प्रेसिडेंट आपका एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। 66 बताता है ये वाला आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर मेंशन आर्टिकल 66 के अंदर। 67 बताता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की क्या टर्म रहने वाली है, इसके लिए मेंशन है आपका आर्टिकल 67 में। 68 बताता है द टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द हाउस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू द फिल द कैजुअल वैकेंसीज। मतलब ये इसने बताया है जब आपका कोई प्रेसिडेंट अपनी जब उसका टर्म पूरा हो जाता है और दूसरा प्रेसिडेंट चुना जाना है और पहले प्रेसिडेंट का टर्म के बीच का जो टाइम है कितना होना चाहिए, ये मेंशन है आपका आर्टिकल 68। और जब नया वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा उसका कितना टाइम तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करेगा, ये सब आपका बता रखा है आर्टिकल 68 के अंदर। 69 कहता है ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट द्वारा जो ओथ ली जानी है उसका मेंशन है आर्टिकल 69 के अंदर। और 70 बताता है डिस्चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज, जो प्रेसिडेंट के जो फंक्शन है जो डिस्चार्ज करेगा अलग अलग कंसिस्टेंसीज में। मतलब प्रेसिडेंट की कुछ पावर होती हैं, मतलब कुछ फंक्शन होते हैं डिस्चार्ज करने के, या अपॉइंटमेंट्स, किसी का अपॉइंटमेंट करना हो या फिर किसी कुछ करना हो, अदर कंटिजेंसीज जहाँ यूटीज़ वगैरह हैं, अपॉइंटमेंट करना गवर्नर का, ऐसा कुछ आता है। ये सब आर्टिकल 70 के अंदर है मेंशन। आर्टिकल 71 क्या डील करता है? आर्टिकल 71 कहता है मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 71 डील करता है आपका एक मैटर से, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी कोई मैटर रिलेटेड है इलेक्शन से जुड़ा हुआ, जैसे कोई आपका क्वेश्चन होता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या है, ये मतलब कि इसके अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ऐसा ही कुछ एक्सेट्रा मैटर्स हैं, वो सब डील करता है आर्टिकल 71। आर्टिकल 72 आपका डील करता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 72 में पावर दिए प्रेसिडेंट को जो उन केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट के पास आते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उन्हें पार्डन माफ़ कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है या फिर उसे कम्यूट कर सकता है सेंटेंस को। ये मेंशन उनकी पावर आर्टिकल 72 के अंदर। आर्टिकल 73 कहता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर की कितनी एक्सटेंट है, ये मेंशन है आर्टिकल 73। कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए आर्टिकल है 74, 75। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को लेकर। आर्टिकल 75 कहता है अदर प्रोविज़न एज अ मिनिस्टर, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया के लिए भी आर्टिकल है आर्टिकल 76, हमारे देश में अटॉर्नी जनरल होनी चाहिए ऐसा मेंशन है आर्टिकल 76 के अंदर। कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस को लेकर कुछ आर्टिकल है। आर्टिकल 77 कहता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 77 के अंदर बताता है कि गवर्नमेंट इंडिया के जो भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो आपके बिजनेस हो, मतलब एग्जीक्यूशन करना अपनी पॉलिसीज़ का, या फिर कुछ और हो, डील करना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस हो, ये सब आते हैं आर्टिकल 77 के अंदर। आर्टिकल 78 के अंदर आता है ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 78 के तहत प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी के बारे में बताया गया है। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देना, जो प्रेसिडेंट उस इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं मांगना, उसके लिए ये मेंशन आर्टिकल 78। अब आते हैं चैप्टर 2 पार्लियामेंट को, ठीक है ना। आर्टिकल पार्लियामेंट के लिए पहला आर्टिकल आता है 79 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट का अपना संविधान है, जैसे मेंशन आर्टिकल 79। आर्टिकल 80 कहता है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, जो आपका अपर हाउस है उसमें कंपोजिशन क्या रहेगी, मेंशन है आपका आर्टिकल 80। आर्टिकल 81 कहता है कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, जो लोअर हाउस है लोकसभा के अंदर कितने कंपोजिशन होनी चाहिए, मेंशन है आर्टिकल 81। आर्टिकल 82 कहता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। क्या होता है कि जितनी भी आपकी राज्यसभा लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ये एक पर्टिकुलर पॉपुलेशंस के ऊपर होता है, एक एमपी एमएलए, और ये जो डिसाइड किया जाता है कितनी पॉपुलेशन के ऊपर पर्टिकुलर एमपी होगा, ये होता है बेस्ड ऑन द सेंसस, जो आपके हर 10 साल में सेंसस लिया जाता है ना, उसके बेसिस पर। क्या है कि हमारा जो अब तक जो पार्लियामेंट की सीट को जो फिक्स किया गया है वो 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग है, और उसके बाद भी सेंसस आए तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं लेकर आया गया इन सीट्स में। लेकिन कहा जा रहा है कि 2024 में जो आपका 2021 का सेंसस होगा, 21-22 का, यानी कि अब जो सेंसस निकलेगा उसके बेसिस पर 2024 में आपकी जो सीट है राज्यसभा और लोकसभा में उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। देखते हैं क्या होगा आगे 2024 के बाद, जो 24 आएगा तभी पता चलेगा इसके बारे में। तो बस आपको याद रखना है, तो बस आपको ये याद रखना है कि जो आर्टिकल 82 है ये कहता है कि आपके पार्लियामेंट में जो भी सीट्स हैं उनको आपको रीएडजस्टमेंट करना होगा हर सेंसस बाद।
आर्टिकल 83 कहता है ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के हाउस की कितनी ड्यूरेशन होगी मेंशन आर्टिकल 83। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन मेंशन है 84 कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये आर्टिकल 84 में बता रखा है। 85 कहता है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सेशन के बारे में कि पार्लियामेंट में सेशन चलते हैं जैसे कि प्रोरोगेशन हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, ये सब आपको मेंशन है आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 86 बताता है राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस, ये प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो एड्रेस कर सकता है किसी भी हाउसेस में जाकर। आर्टिकल 87 कहता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट द्वारा जो स्पेशल एड्रेस किया जाएगा आपका दोनों हाउसेस में, ये मेंशन है आर्टिकल 87 के अंदर। आर्टिकल 88 कहता है ये मिनिस्टर के पास, ये मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल के पास राइट है हाउस के रिस्पेक्ट में। क्या हाँ, ये एक चीज़ बताना भूल गया कि अटॉर्नी जनरल जो होता है उसके पास राइट है कि वो एज अ ऑडियंस आपका अटेंड कर सकता है राज्यसभा लोकसभा की मीटिंग्स को, ठीक है ना, वो अटेंड कर सकता है और अपनी मतलब राय रख सकता है, बट वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इस थोड़ा एक्सेप्शन है अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल अब ये ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जितने पार्लियामेंट को ऑफिसर्स होते हैं, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ये सब। आर्टिकल 89 कहता है कि ये वाला कि द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, यानी कि जो अपर हाउस है आपका उसमें आपका एक डेप्यूटी चेयरमैन होना, एक चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन होना चाहिए, और द वैकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल या उनको उसका रेजिग्नेशन या उसका वैकेट करना सीट से, ये सब आपका मेंशन है 90 किस किस, ठीक है ना, कौन कौन से प्रोसीजर आपको फॉलो किए जाएंगे डिप्टी चेयरमैन के रिमूवल के लिए, ठीक है, ये सब आपको 90 मेंशन है। पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस और ऑफ एक्ट एज अ चेयरमैन, इसमें कहा गया 91 में कहा गया कि डिप्टी चेयरमैन की पावर क्या होगी, या फिर उन पर्सन की जो डिप्टी चेयरमैन की एब्सेंस में आपका प्रिसाइड कर रहे होंगे ऑफिस में, उनकी पावर, ये सब मेंशन है आर्टिकल 91 में। आर्टिकल 92 कहता है चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन, 92 है वाला, चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड while the resolution of his removal from the office is under consideration, इसने कहा, इस आर्टिकल 92 में कहा गया है जब आपके राज्यसभा यानी अपर हाउस में चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के निकालने का कोई भी रिजोल्यूशन पास हो रहा है तो उस समय आपके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करेंगे ऑफिस को, ठीक है ना। जब उनके खुद के निकाली तो कॉमन सी बात है, जब उनके खुद के निकालने के लिए रिजोल्यूशन पास हो रहा होगा राज्यसभा में तो खुद क्यों करेंगे प्रिसाइड उस ऑफिस को, ये आपको मेंशन है किसमें, आर्टिकल 92 के अंदर। आर्टिकल 93 कहता है द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, हम मतलब लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के बारे में बात कर रहा है, उसमें लोकसभा का अपना एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, आर्टिकल 93 कहता है। 94 भी यही कहता है कि आपके स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, ये 94 वाला जो है जिसमें बता रखा है ये कहता है कि अगर आपका स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अगर अपने ऑफिस से रिज़ाइन देता है, रिमूवल करता है या फिर वैकेट होता है ऑफिस से, उसके लिए प्रोविज़न है 94 के अंदर मेंशन है। 95 कहता है पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस और ऑफ द एक्ट एज द स्पीकर, इसमें 95 के अंदर डिप्टी स्पीकर की पावर मेंशन है ना, डिप्टी स्पीकर की या फिर दूसरे अदर पर्सनस की जो परफॉर्म करेंगे, जो एज अ प्रिसाइड करेंगे ऑफिस को इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ये मेंशन है आपके आर्टिकल 95 के अंदर। आर्टिकल 96 ये डील करता है द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज़ अंडर कंसिडरेशन, इसके अंदर कहा गया है डिप्टी स्पीकर हुआ या फिर स्पीकर हुआ वो प्रिसाइड नहीं करेगा उस समय जब उसके खुद के निकालने के लिए रेजोल्यूशन पास हो रहा होगा लोकसभा के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 96। उसके बाद आता है 97 सैलरीज अलाउंस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन हुआ, डिप्टी चेयरमैन हुआ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनकी जो सैलरीज अलाउंस हैं, ये कैसी सैलरी की अलाउंस होगी यहाँ पे 97 के अंदर मेंशन है। 98 कहता है सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का एक सेक्रेटरीट होना चाहिए, ये मेंशन है आपका आर्टिकल 98 के अंदर, ठीक। दूसरा है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो इसमें मेंशन है आर्टिकल 99 का, है ना। 99 कहता है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द मेंबर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जो भी ओथ या शपथ ली जाती है वो सब मेंशन है आर्टिकल 99। और आर्टिकल 100 कहता है वोटिंग ऑफ द हाउस, वोटिंग इन हाउस, इन पावर ऑफ द हाउस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसी एंड कोरम, जो हाउस में वोटिंग की जाएगी और जो हाउस की जो पावर है
जो एक्ट कर रही है एज अ वैकेंसीज़ के समय, जब वैकेंट हो उस समय, उसके बारे में बताया गया है। यानी कि जो हाउस में, सॉरी मैं दोबारा बताता हूँ उसके बारे में। जो आपका आर्टिकल 100 है वो कहता है जो भी कोई अगर आपका लॉ पास किया जा रहा है उसमें वोटिंग की जाती है। पहले वोटिंग का तरीका क्या होगा, कैसे वोटिंग डाली जाएगी, ये सब मेंशन है आर्टिकल 100। और दूसरा बात करता है कोरम की है। कोरम क्या होता है कि कहा जाता है जितनी स्ट्रेंथ है किसी भी हाउस की, लोकसभा राज्यसभा का, उसकी 1/10 अगर आपका प्रेजेंट है, अटेंड कर रहे हैं लोकसभा की मीटिंग को, तो आपका जो लोकसभा की जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी। अगर कोरम नहीं है, यानी 1/10 स्ट्रेंथ नहीं है उसकी, तो आपका जो डिज़ोल्यूशन कर दिया जाएगा देन आपकी कार्रवाई को, अगर कोरम मेंटेन नहीं होता। इसलिए कोरम का होना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, ये मेंशन है आर्टिकल 101। ये मेंशन करता है वैकेशन ऑफ द सीट, जब सीट आपकी खाली हो, या आपको मेंशन आर्टिकल 101। आर्टिकल 102 कहता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप से डिस्क्वालिफिकेशन, ये मेंशन है आर्टिकल 102। आर्टिकल 103 ये बताता है डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर। अगर आपको मेंबर के तौर पर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, डिसीजन है, उस क्वेश्चन पर जो निर्णय लिया जाएगा उसे मेंशन है आर्टिकल 103 के अंदर। आर्टिकल 104 जो कहता है पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 when not qualified और when disqualified। इसने कहा कि जब भी अगर आप एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए किसी भी हाउसेस के लिए, आपने क्या किया, आपने ओथ नहीं ली। हाउस की जो ओथ होती है, ओथ लेनी होती है आपको। जब भी अगर आपने ओथ नहीं ली और मेंबर की जो मीटिंग है पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर आपने वोटिंग करनी स्टार्ट कर दी, या फिर कुछ और जो ड्यूटीज़ होती हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो अपने एग्जीक्यूट करने स्टार्ट कर दी, पर आपने ओथ नहीं ली, तो इसके लिए ये कहा गया है कि आपको 104 में उस पर पेनल्टी लगेगी उस इंसान पर, जिसने आर्टिकल 99 के तहत जो ओथ दी गई है मेंबर की, वो लिए बगैर ही उसने अपने जो बाकी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के काम है, वोटिंग करना है, सिटिंग करना, वो शुरू कर दिया है, तो उसके लिए उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर पेनल्टी लगेगी। ऐसा कहा गया आर्टिकल 104 में, बशर्ते वो आपका डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो पहले, उससे पहले हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना, ये है बस आज के लिए इतना ही। बाकी के जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 5 के मैं अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा। बस आप बने रहिए सिविल एग्जामिनर के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। जब भी मैं कभी ऐसी वीडियो लेकर आऊँ, आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँचेगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।